नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीएसएफ आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के जवानों को उनकी राष्ट्र सेवा के लिए नमन किया। शाह ने कहा कि भारत को अपनी रणविजयी सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के दूसरे चरण के लिए आज 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में 25 सीटें कश्मीर और 18 जम्मू में हैं। दोनों स्थानों पर कुल 321 उम्मीदवार मैदान में हैं। कश्मीर संभाग के सभी मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। यूपी के 11 विधानसभा क्षेत्रों के 5 स्नातक विधान परिषद सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। सूबे की 6 शिक्षक और 5 स्नातक कोटे की एमएलसी सीटों के लिए बीजेपी, सपा, कांग्रेस और शिक्षक संघों में मुकाबला है। निर्दलीय समेत कुल 199 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र की 5 विधान परिषद सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इन 5 सीटों पर सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। 5 विधान परिषद की सीटों में 3 स्नातक कोटे हैं, जबकि 2 शिक्षक कोटे की सीटें शामिल हैं। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 150 वार्डों के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चुनाव में 74,44,260 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिसमें 150 सीटों पर 1,122 प्रत्याशी मैदान में हैं। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने निकाय चुनाव में लोगों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की विशिष्ट संस्कृति और पहचान के लिए, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और एक शांतिपूर्ण हैदराबाद के लिए वोट करें। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमा पर डटे किसानों को सरकार ने आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में बातचीत के लिए बुलाया है। किसानों ने कहा है कि वे यहाँ निर्णायक लड़ाई के लिए आए हैं। सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह बातचीत की अगुवाई करेंगे। पंजाब किसान संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी सुखविंदर सबरन ने कहा है कि देश में किसानों के 500 से अधिक समूह हैं, लेकिन सरकार ने केवल 32 समूहों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। जब तक सभी समूहों को नहीं बुलाया जाता, हम बातचीत नहीं करेंगे। सरकार किसानों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। कृषि कानूनों के विरोध में भाकियों ने यूपी गेट पर गांव का रूप दे दिया है। फ्लाईओवर के नीचे झोपड़ियां बनाई गई हैं। साथ ही दिल्ली यूपी बॉर्डर पर धारा 288 लगाने का ऐलान भी किसानों ने कर दिया है। सिंगू बॉर्डर पर डटे किसानों को समर्थन देने के लिए खाप पंचायतें आज दिल्ली सीमा की तरफ कूच कर रही हैं। इसके बाद आंदोलन के विस्तार को और मजबूती मिलेगी। संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन और तेज होगा। सिंगू बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ बवाल करने, सरकारी आदेश का पालन नहीं करने के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराएं भी जोड़ी गई हैं। ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे हड़ताल पर जाएंगे। यूनियन के अध्यक्ष बलवंत सिंह भुल्लर ने कहा कि वे किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें 2 दिन का समय दे रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन को पंजाबी गायकों का समर्थन मिला है। इसी के तहत सिद्धू मूसेवाला और बब्बू मान समेत कई पंजाबी गायक समर्थन देने के लिए टिकरी बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। गायकों ने किसानों से मुलाकात कर हर तरह से साथ देने का वादा किया है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसानों के लिए पुलिस ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा के नए कदम उठाए हैं। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर कंक्रीट के बड़े बड़े ब्रेकर लगा दिए हैं ताकि किसान बॉर्डर पार न कर पाएं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से निपटने के लिए केंद्र के तरीकों पर शिवसेना ने जमकर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा कि शीतलहरी के बीच किसानों पर पानी की बौछारें मारना क्रूरता है। हमारे किसान के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानूनों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने किसानों की मांगों पर केंद्र से विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि काले कानूनों को रद्द नहीं किया गया तो वे एनडीए से नाता तोड़ने पर विचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किसानों से आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। कृषि कानून किसानों के पक्ष में है। एमएसपी और मंडी व्यवस्था जारी रहेगी। ऐसे में किसानों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि किसानों पर ठंडे पानी की बौछार करना छोटी कार्रवाई नहीं है, ये अमानवीय है। बता दें कि खट्टर ने पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले के इस्तेमाल को बल प्रयोग नहीं माना था। किसानों के प्रदर्शन का असर आम आदमी पर पड़ने लगा है। अन्य राज्यों से आने वाली सब्जियों और फलों की आपूर्ति पर असर पड़ा है। आजादपुर सब्जी मंडी में आपूर्ति आधी रह गई है। इससे मौसमी सब्जियों की कीमत प्रति कुंतल 50 रुपए से 100 रुपए तक बढ़ गई है। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने 117 करोड़ रुपए की 6 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों का संघर्ष न्यायपूर्ण है। पंजाब सरकार इन काले कानूनों के खिलाफ किसानों के साथ खड़ी रहेगी।
केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अरुणाचल के केंद्रीय विश्वविद्यालय आरजेयू के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छात्र कम से कम 3 लोगों का जीवन संवारें। निशंक ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं की तरह हैं, जिनसे मानवता को लाभ मिलता है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कानूनी नोटिस भेजा है। घोष ने कहा कि विपक्षी नेताओं के प्रति बनर्जी का आचरण शिष्टाचार के खिलाफ है। बता दें कि अभिषेक ने रैली के दौरान भाजपा नेताओं के खिलाफ अपमानजनक बातें कही थीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आईएएस उत्पल सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिरला ने उत्पल को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया है। वो उत्तराखंड कैडर 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उत्पल सिंह आज स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह कार्यभार संभालेंगे। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम कोरोना के सोर्स का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इसको लेकर भी राजनीति कर रहे हैं और हमारी मंशा पर संदेह कर रहे हैं। कोरोना वायरस के टीके को लेकर सरकार ने अपनी योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। देशवासियों के टीकाकरण पर सरकार 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हर व्यक्ति पर करीब 400 रुपए खर्च करेगी, जिसमें टीके की दोनों खुराक की कीमत शामिल होगी। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 94,62,000 के पार पहुंच चुका है, जिसमें अभी तक 1,37,621 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 41,985 लोग ठीक हुए हैं। अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या 4,35,603 रह गई है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,35,00,000 से ज्यादा हो गया है। इसमें अभी तक 14,73,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं अमेरिका में कुल मामला 1,39,00,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब तक 2,74,000 लोगों की जान जा चुकी है। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के 13 अन्य विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। आसन के समक्ष धरने पर बैठने के कारण इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। बता दें कि आंध्र प्रदेश विधानसभा में टीडीपी मुख्य विपक्षी दल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कई जगह रुककर किसानों और आम लोगों से बातचीत भी की। उनके साथ कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। सीएम योगी के 2 दिसंबर के मुंबई दौरे को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने आशंका जाहिर की है कि महाराष्ट्र के उद्योगपतियों और फिल्म निर्माताओं को धमकाया जा सकता है, इसलिए सीएम ठाकरे उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। दिल्ली में सर्दी ने नवंबर के महीने में 71 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल सोमवार और मंगलवार की रात सबसे ज्यादा सर्द रही। मौसम विभाग ने बताया कि पहली बार नवंबर में औसत न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यूपी की जेलों में बंद कैदी पैरोल मिलते ही गायब हो गए हैं। अब पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया है। बता दें कि अब तक 2256 सजायाफ्ता बंदी पैरोल पर जेल से बाहर गए थे, लेकिन इनमें से 2063 बंदी वापस नहीं लौटे हैं। लव जिहाद कानून और हिंदुत्व को लेकर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व किसी एक की संपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के हिंदुत्व में विश्वास रखती है। विवाह 2 पक्षों का निजी मामला है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत में निवेश घटने का दावा किया है। मूडीज ने कहा कि अगले 2 साल उभरते एशियाई क्षेत्र के बैंकों की पूंजी में गिरावट आएगी। इस कारण भारत को नया निवेश कम मिलेगा। इसके चलते बैंकों की पूंजी सबसे अधिक घटेगी। विश्व की प्रसिद्ध दूरसंचार कंपनी एरिक्सन ने 5G पर बड़ा दावा किया। एरिक्सन ने कहा कि भारत में 2026 तक 5G कनेक्शन की संख्या करीब 35 करोड़ हो जाएगी। ये संख्या दूसरे देशों से ज्यादा होगी, जबकि पूरी दुनिया में 3.5 अरब 5G कनेक्शन होंगे। कर्नाटक सीएम BS येदियुरप्पा ने मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा होने से मंत्रिमंडल के विस्तार या फेरबदल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अमिताभ जैन को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। जैन छत्तीसगढ़ कैडर में 1987 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। वो छत्तीसगढ़ में IAS राजेंद्र प्रसाद मंडल के स्थान पर कार्यभार संभालेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने केजरीवाल की पार्टी आप पर पलटवार किया है। भसीन ने कहा कि हरिद्वार की गंगा पर दिए बयान को वापस लें, इससे राज्य में भ्रम फैल रहा है। बता दें कि आपने सीएम त्रिवेंद्र से गंगा को एस्केप चैनल का दर्जा देने की मांग की थी। पाकिस्तान का लाहौर एक बार फिर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पहले स्थान पर है। US एयर क्वालिटी इंडेक्स ने ये आंकड़े जारी किए हैं। नई दिल्ली दूसरे और काठमांडू तीसरे स्थान पर है। वहीं पाकिस्तान का एक और शहर कराची 7वें स्थान पर है। SCO की बैठक में भारत को छोड़कर बाकी सभी सदस्य देशों ने चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन किया। बता दें कि भारत कई बार पहले भी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर अपना विरोध जता चुका है।
देश के प्रसिद्ध इतिहासकार विश्वनाथ दत्त का निधन हो गया है। उन्होंने 94 वर्ष की उम्र में दिल्ली में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनकी बेटी ने बताया कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बता दें कि दत्त कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे थे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त समाधान योजना की शुरुआत की है। उन्होंने इसे पिछले 60 साल में उठाए गए बड़े कदमों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में लेट फीस समेत अन्य भुगतान शुल्क कम किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए SOP जारी की है, जिसमें कहा गया कि राशन की ऑनलाइन खरीद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कम भीड़भाड़ वाले समय में खरीदारी करने वाले लोगों को छूट देने पर विचार किया जाए। कंटेनमेंट जोन में दुकान बंद रहेंगी। कश्मीर में पारा शून्य से नीचे चला गया है। उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पुणे में बाल सुलभ थाने की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य कानूनी विवादों में फंसे बच्चों और पीड़ित नाबालिगों के लिए अनुकूल माहौल बनाना है। IIT कानपुर के निदेशक ने थाने का उद्घाटन किया। शिवसेना नेता पांडुरंग सकपल ने अजान प्रतियोगिता आयोजित करने की सलाह दी है। सकपल ने अजान की तुलना आरती से कर दी है, जिससे महाराष्ट्र में नया विवाद पैदा हो गया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सत्ता में बने रहने के लिए शिवसेना ने अपना रुख बदल लिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला बुधवार को कैनबरा में खेला जाएगा। भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपनी पहली जीत दर्ज करने की चुनौती होगी। इसके साथ ही भारतीय टीम विदेशी जमीन पर लगातार दूसरे क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने विराट कोहली की कप्तानी की जमकर आलोचना की है। गंभीर ने कहा है कि बुमराह जैसे स्ट्राइक बॉलर को नई गेंद से सिर्फ 2 ओवर का स्पेल देना समझ से परे है। हमें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन अप को तोड़ना होगा। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा T20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को सीरीज में 2-0 से मात दी। बे ओवल के मैदान पर सिर्फ 2.2 ओवर का ही खेल हुआ था, तभी तेज बारिश ने मैच को रोक दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी रजा हसन को कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर PCB ने घरेलू क्रिकेट सत्र से बाहर कर दिया है। PCB ने बताया कि 28 वर्षीय स्पिन गेंदबाज बिना स्वस्थ टीम को बताए जैविक सुरक्षित माहौल से बाहर गए और स्थानीय होटल में रुके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।